हेलो दोस्तों, वेलकम टू जयंता क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम है शिवम पांडे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। दोस्तों, हमने यूनिट 1 जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे कंप्लीट कर लिया है और आज मैं जूलॉजी का ही यूनिट स्टार्ट करूँगा, सेल। तो चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को यहाँ पे एनसीईआरटी प्लस कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करके प्रोवाइड करता हूँ, तो आप अपने साथ में एनसीईआरटी की बुक को ज़रूर रखिए। व्हाट इज अ सेल? एक कोशिका है क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organism. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिका वाले जो प्राणी होते हैं वे उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। वे स्वतंत्र अकेले जीवित रह सकते हैं, अकेले ही स्वतंत्र रूप से जिंदा रहते हैं। वे अपने सारे काम जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, रिस्पिरेशन है, इंजेशन है, सारे काम उस एक सेल की मदद से कर पाते हैं। कह रहा है कि कोई भी चीज़ एक कंप्लीट सेल को छोड़ करके, ठीक है, उसका स्वतंत्र एग्जिस्टेंस नहीं होता, वह स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकती। अगर एक सेल से भी कोई चीज़ छोटी है तो जीवित नहीं रह सकती, स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट लिविंग उसका नहीं होगा, अकेले जिंदा नहीं रह सकती। एक सेल अगर है तो जीवित रहेगी, बट उससे छोटी कोई भी चीज़ जीवित नहीं रह सकती। इसलिए हम सेल को जीवन की संरचनात्मक और आधारभूत इकाई मानते हैं। एंटोन वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट saw and described the leaf cell. Robert Brown later discovered the nucleus. The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structure details of a cell. पहली बार लिविंग सेल की खोज एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की थी। अगर हम नॉन लिविंग सेल की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने कर दी थी, बट लिविंग सेल की खोज एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने करी। उन्होंने इसके बारे में बताया। रॉबर्ट हुक ने बाद में न्यूक्लियस की खोज की, रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में न्यूक्लियस की खोज की, और समय के साथ माइक्रोस्कोप की खोज होते गए, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, सुधार हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बने और उसके बाद हम सेल के अंदर पाए जाने वाले हर ऑर्गेनेल्स को डिटेल में देख पाने में सक्षम हो गए। तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में इम्प्रूवमेंट आया वैसे वैसे सेल के बाकी ऑर्गेनेल्स की भी खोज हो गई। सेल थ्योरी। In 1838, Matthias Leiden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. 1838 की बात है। मैथियास लाइडेन नाम के जर्मनी की एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब जो प्लांट्स पर स्टडी करते हैं। उन्होंने ढेर सारे प्लांट्स सेल्स को एग्जामिन किया और देखा कि जो सभी प्लांट सेल्स हैं वे अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, मतलब प्लांट के टिश्यूज से मिलकर बने हैं। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी टाइम पे थियोडर स्वान 1839, अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells. On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. उसी समय पे थियोडर स्वान थे 1839, एक साल के बाद। वे ब्रिटिश अंग्रेजी जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, मतलब ऐसे लोग जो एनिमल्स पर स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जूलॉजिस्ट बोलते हैं। तो वे एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने भी उसी टाइम पे अलग अलग एनिमल सेल्स का अध्ययन किया और कहा कि सेल्स के चारों ओर एक आउटर लेयर होती है, एक कवरिंग होती है, जिसे आज के समय में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उन्होंने ये नाम नहीं दिया था, उन्होंने बस बताया था सेल के चारों तरफ एक आउटर कवरिंग होती है। उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने पौधों के बारे में भी अध्ययन किया और फिर बताया कि प्लांट्स में क्या होती है, चारों तरफ एक यूनिक सेल वॉल होती है और इसके आधार पर स्वान ने एक हाइपोथेसिस दी, एक विचार दिया अपना
कि सभी जो प्लांट और एनिमल्स का बॉडी होता है, सभी प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वे सेल से मिलके बने होते हैं या सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं, या तो कोशिकाओं से मिलके बने हैं या तो कोशिकाओं के उत्पाद से मिलके बने हैं। Sladen and Swan together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. Rudolf Virchow, 1855, first explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cells, omnis cellula e cellula. He modified the hypothesis of Sladen and Swan to give the cell theory a final shape. Cell theory, as understood today, is all living organisms are composed of cells and product of cells. All cells arise from pre-existing cells. अब हुआ ये कि स्लाडेन और स्वान दोनों लोगों ने एक साथ मिल करके एक सेल थ्योरी बनाई। उनका कहना यह था कि ये थ्योरी जो थी यह बात तो नहीं बताती थी कि नई कोशिकाएं कैसे बनती थी, बस इतनी बताती थी कि सेल के चारों तरफ एक आउटर कवरिंग होता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वे सेल या सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं। बाद में रुडोल्फ विर्चो नाम के एक दूसरे साइंटिस्ट आए, 1855 की बात है। उन्होंने बताया कि भाई सभी सेल्स डिवाइड करती हैं, सेल्स के अंदर डिवीजन होता है और फिर नई सेल्स बनती हैं उन्हीं पुराने सेल से, मतलब एक सेल डिवाइड करेगी और दो नई सेल्स को बनाएगी। ये बात बताई रुडोल्फ विर्चो ने। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब इसका ये था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही जन्म लेती हैं, उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। तो उन्होंने स्लाडेन और स्वान की हाइपोथेसिस में जो थी, जो सेल थ्योरी थी, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया, उसे फाइनल शेप दिया और दो बातें बता दी कि सभी जीवित प्राणी क्या हैं, सेल्स और सेल्स के उत्पाद से मिलकर बने हैं, कोशिकाओं से बने हैं, उनके उत्पाद से बने हैं। सभी कोशिकाओं का जन्म पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। तो ये थी सेल थ्योरी। तो दोस्तों आपने देखा कि सेल की खोज एंटोन लिविनोक ने की, फिर न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। 1838 में स्लाइडेन ने बताया, वो क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे, बताया कि सभी प्लांट सेल्स क्या हैं, एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बने हैं सभी प्लांट्स, ठीक है, उन्हें हम टिश्यू भी कहते हैं आज के समय में। उसी समय पे थियोडोर स्वान ने भी एनिमल्स पे स्टडी किया, बताया सभी एनिमल जो हैं वे सेल से मिलकर बने हैं, सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। बाद में दोनों ने एक साथ मिलकर के सेल थ्योरी दे दी। अब उन्होंने सेल डिवीजन के कॉन्सेप्ट पे बात नहीं की, तो रुडोल्फ विर्चो जी ने सेल डिवीजन के कॉन्सेप्ट को बताया, कहा कि सभी सेल्स पहले से मौजूद सेल से बनती है। यहाँ पर आपको बस इतना ही जानना है और जहाँ तक मुझे लगता है बात आराम से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ सेल। एक सेल को देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन ऑनियन पिल एंड और ह्यूमन चीक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। आपने कोशिकाओं को पहले से भी देखा होगा, जैसे कि प्याज की छिलकों को देखा होगा या ह्यूमन चीक सेल देखा होगा माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि स्कूल्स में टीचर दिखाते हैं। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। तो अब उनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। द ऑनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। तो अगर ऑनियन सेल की बात करें तो एक जटिल पौधे की कोशिका है, प्लांट सेल है। इसमें एक डिस्टिंक्ट अलग सेल वॉल होती है और जो इसकी आउटर बाउंड्री होती है, ठीक है, सेल वॉल की बनी होती है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। क्योंकि यह एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही होगी। The cells of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside this cell is a dense membrane-bound structure called nucleus. This nucleus contains the chromosome, which in turn contain the genetic material DNA. अगर ह्यूमन चीक सेल की बात करें तो उसमें केवल आउटर बाउंड्री के रूप में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल का क्या है, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, जो सेल को क्या करता है, सीमित करता है। इसके अंदर डेंस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में क्रोमोजोम होता है और हम कह सकते हैं क्रोमोजोम है तो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, whereas the cells that lack a membrane bound nucleus are prokaryotic. In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both the plant and animal cells. Various chemical reactions occur in it to keep the cell इन द लिविंग स्टेट। अब कह रहा है सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, जिन सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। यू का मतलब होता है न्यू और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिनका न्यूक्लियस मॉडर्न है, नया है, उसे क्या बोलोगे, यूकैरियोटिक बोलोगे।
जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाए जाते उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रो का मतलब होता है प्री, प्राचीन, पुराना। कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। जिनका न्यूक्लियस पुराने किस्म का है वह क्या है? प्रोकैरियोटिक है। तो भाई जिनमें न्यूक्लियस क्या है? डेवलप, बढ़िया मॉडर्न वाला है, अच्छे से ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, कवरिंग है, सेल के अंदर, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है, वो क्या हो गया? यूकैरियोटिक हो गया। जिसमें न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग नहीं है, जेनेटिक मटेरियल फैला हुआ है, वो क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक हो गया। या ऐसे समझ सकते हो कि आप एक कमरे में ही एक साथ किनारे क्या करो, खाना बनाओ, एक साइड सो, एक साइड उसमें बाथरूम बना लो, ठीक है, एक ही हाल में सब कुछ क्या हो, अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड ना हो, अलग अलग दीवारें ना हो हर चीज़ के लिए, एक ही जगह पे सब कुछ बनाओगे तो क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक, जब उनके बीच कोई दीवार नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक फ्लैट बनाते हो जिसमें किचन के लिए अलग वॉल्स हैं, ठीक है, किचन अलग है, वॉशरूम अलग है, लिविंग रूम अलग है, बेडरूम अलग है, तो उसे क्या बोलोगे? यूकैरियोटिक। क्योंकि सब कुछ क्या है? बाकायदे बटा हुआ है, वेल सेपरेटेड है। तो जब वेल सेपरेटेड होगा तो क्या बोलोगे? यूकैरियोटिक। सब कुछ मिक्स होगा तो क्या बोलोगे? प्रोकैरियोटिक। अब चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में क्या होता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दोनों में ही पाया जाता है। साइटोप्लाज्म ही मेन स्थान है, ठीक है, जो कि प्लांट और एनिमल सेल की एक्टिविटी का हुआ है। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेन एरिना ऑफ सेल, तो आंसर होगा साइटोप्लाज्म, बिकॉज इट इज़ द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज होती है साइटोप्लाज्म में ही होती है, चाहे प्लांट की सेल हो चाहे एनिमल की सेल हो। तो जो अलग अलग बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वह साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है, ताकि जो सेल है वह जीवित रह सके। Besides the nucleus, the eukaryotic cells have the other membrane-bound distinct structure called organelles like the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, and vacuoles. The prokaryotic cells lack such membrane-bound organelles. Ribosomes are non-membrane-bound organelles found in all cells, both eukaryotic as well as prokaryotic. करेक्ट। न्यूक्लियस के अतिरिक्त यूकैरियोटिक सेल में दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। जैसे कि हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स। ये क्या हैं? अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। जबकि अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब है कि इन ऑर्गेनेल्स पे भी अपनी एक अलग से कवरिंग होती है, ठीक है। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती और यह यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में पाया जाता है। राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो आगे बढ़ते हैं। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल्स कंटेन another non-membrane bound organelles called centrosome which helps in cell division. क्रैश सेल के अंदर राइबोसोम्स केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाए जाते बल्कि दो ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट, प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट पे पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया पे पाए जाते हैं, साथ में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के सिवाय और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन तीनों जगहों पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। एनिमल में दूसरा और भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, मतलब एक ऐसा और भी ऑर्गेनेल है जिस पर झिल्ली नहीं पाई जाती, जिस पर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है, और उसका नाम है सेंट्रोसोम, और वह केवल एनिमल्स के अंदर पाया जाता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। गलती से कभी भी सेंट्रोसोम को प्लांट सेल में मत कहिएगा। सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में पाया जाता है और जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम की जगह सेल प्लेट्स होती हैं जो कि डिवीजन कराने में मदद करती हैं। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। जो कोशिकाएं हैं उनके शेप में, आकार में, साइज में, नाप में और कार्यों में बहुत सारा अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ while bacteria could be 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Cells also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like, even irregular. The shape of the cell may vary with the function they perform.
भाई जो सेल्स होती हैं उनके शेप, साइज और एक्टिविटी में बहुत सारा अंतर होता है। उदाहरण के लिए जो माइक्रोप्लाज्मा होती है, सबसे छोटी सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, वो 0.3 माइक्रोमीटर की होती है लेंथ में। तो आप याद रखिएगा, माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर की होती है, एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आता है। जबकि बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। सबसे जो बड़ा आइसोलेटेड सिंगल सेल है वह ऑस्ट्रिच एग है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ह्यूमन ब्लड सेल्स जो है वह 7 माइक्रोमीटर होते हैं डायमीटर में। नर्व सेल्स जो हैं सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। सेल्स के शेप में भी बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। ए डिस्क शेप के हो सकते हैं, गोलाकार प्लेट जैसे। पॉलीगिनल हो सकते हैं, मतलब कई साइड्स वाले। कॉल्यूमनर हो सकते हैं, यहाँ देखिए आप कॉल्यूमनर देख रहे हैं फिगर में, ये देखिए कॉल्यूमनर है, ये डिस्क शेप है, राउंड बाई ओ, ठीक है। फिर थ्रेड लाइक, धागे की तरह हो सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए आपको थ्रेड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। इवन इरेगुलर, और क्या होते हैं, इरेगुलर भी होते हैं। सेल का जो शेप होता है इस बात पे भी निर्भर करता है कि ये किस प्रकार का काम करते हैं। सेल का शेप उनके फंक्शन पे भी डिपेंडेंट होता है। जैसे आप यहाँ एपिथेलियल सेल देख रहे हैं, कॉलमनर एपिथेलियम, तो इनका काम ही होता है कवरिंग करना, ठीक है। मस्कुलर सेल देखेंगे तो क्या होंगी, ऐसी होंगी, देख रहे हैं ना, ऐसी। तो सेल्स का शेप जो होता है वह उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है। अगला पॉइंट आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, mycoplasma and PPLO, Pleuropneumonia like organism. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. They may vary greatly in shape and size. The four basic shapes of bacteria are bacillus, rod-like, coccus, spherical, vibrio, shaped and spiralium, spiral shaped. प्रोकैरियोटिक सेल को हम बैक्टीरिया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितने बैक्टीरिया हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। माइक्रोप्लाज्मा भी एक प्रोकैरियोटिक सेल है। और पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक सेल की तुलना में इनका जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन बहुत ही फास्ट होता है। बहुत जल्दी से ये सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड कर जाती हैं। इनके शेप और साइज में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है वह 10 to 20 माइक्रोमीटर की है, लेकिन बैक्टीरिया क्या है 1 से 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर। वायरसेस हैं देखिए जो कि किसी भी सेल में नहीं आते, ना प्रोकैरियोटिक में आते हैं ना तो यूकैरियोटिक में आते हैं, ए सेलुलर में आते हैं। 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर, बहुत छोटे। तो ये आपको इनके साइज़ का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इनके शेप और साइज में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अगर हम शेप की बात करें तो बैक्टीरिया 4 अलग अलग शेप के हो सकते हैं। पहला होता है कोक्कस, ठीक है। पहला बेसिलस होता है, रॉड लाइक, छड़ की तरह होगा। दूसरा होता है कोक्कस, गोलाकार, स्फीयर जैसा होगा, इससे गेंद होती है। तीसरा होता है वाइब्रियो, कॉमा के जैसा होगा। और चौथा होता है स्पैलियम, स्पायरल की तरह होगा, छल्ले की तरह होगा। The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane, except in mycoplasma. The fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. There is no well-defined nucleus. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है, वह सिमिलर होता है एक प्रोकैरियोट की तरह ही, क्योंकि इनके अंदर आपको बहुत ढेर सारा वैरायटी देख सकता है। शेप में वैरायटी देखने को मिलेगा और फंक्शन में अलग अलग शेप और अलग अलग फंक्शन वाले होंगे। सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पाई जाती है सिवाय माइक्रोप्लाज्मा के। माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती, बाकी सभी में सेल वॉल पाई जाती है। माइक्रोप्लाज्मा के बारे में आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था, याद होगा आपको, कि ये बिना सेल वॉल की होती हैं, बिना ऑक्सीजन की जिंदा रह सकती हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में पैथोजेनिक इन नेचर होती हैं। इनके अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है वह साइटोप्लाज्म होता है, बाकी सभी सेल्स में वही होता है। तो साइटोप्लाज्म में ऐसा है जो सब में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन सब में पाया जाता है, चाहे वह प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। इनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मतलब कि न्यूक्लियस के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। मतलब जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड और इन्वेलप्ड बाय अ not enveloped by a nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, the single chromosome or circular DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmids.
द प्लाज्मिड DNA कॉन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, नेकेड होता है, कोई कवरिंग नहीं होती, मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप मेम्ब्रेन नहीं होता। इसके साथ साथ जीनोमिक DNA के साथ साथ जीनोमिक DNA में क्या होगा, या तो सिंगल क्रोमोसोम होगा या तो सर्कुलर DNA होगा। बहुत सारे बैक्टीरिया के पास छोटे छोटे सर्कुलर DNA पाए जाते हैं, ठीक है, जीनोमिक DNA के सिवाय, और इन DNA को हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं इन्हें कुछ खास कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। तो प्लाज्मिड की वजह से DNA कॉपी करने वगैरह में इनको हेल्प होती है। One such character is resistant to antibiotics. In higher classes, we will learn that plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. Nuclear membrane is found in eukaryotes. No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells, except for ribosomes. Prokaryotes have something unique in the form of inclusions. A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotes. They are essentially enfoldings of cell membrane. तो दूसरे जो लक्षण है प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरिया के अंदर क्या आता है, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस डेवलप करने की क्षमता आती है। आगे आप क्लास 12 में देखेंगे कि प्लाज्मिड DNA का इस्तेमाल हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स और इन सब को जोड़ते हैं, फिर देखते हैं क्या परिवर्तन आ रहा है। DNA कॉपी में DNA ट्रांसफॉर्मेशन में हम प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है यूकैरियोट्स के अंदर। दूसरे ऑर्गेनेल्स जैसे कि यूकैरियोट्स में जो होते हैं, ठीक है, वे प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते, ठीक है। केवल राइबोसोम्स ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल्स में पाई जाती है। प्रोकैरियोट में कुछ खास चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि इंक्लूजन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म देखने को मिलती है, मीजोजोम देखने को मिलता है, और मीजोजोम की मदद से ये रिस्पिरेशन, डाइजेशन सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन कर पाते हैं। और जो मीजोजोम्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ऐसे दिखा दें हम आपको, जैसे बैक्टीरिया हो गया तो यहाँ ऐसे इनफोल्डिंग्स होती हैं मीजोजोम, और ये सेल के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शन रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इन सभी को करने में हेल्प करती हैं। इस तरीके से सेल में क्या होता है, इनफोल्डिंग पाया जाता है अंदर की तरफ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मीजोजोम्स बोलते हैं। अब आता है सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound 3-layered structure. It means the outermost glycocalyx followed by the cell wall and then the plasma membrane. Although each layer of the envelope performs distinct function, they act together as a single protective unit. Bacteria can be classified into two groups on the basis of the differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram. Those that take up the Gram stain are Gram positive and the others that do not are called Gram negative बैक्टीरिया। अब सेल इन्वेलप देखते हैं उसमें क्या परिवर्तन है। ज़्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, खास करके बैक्टीरियल सेल्स, उनमें जो केमिकली ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल सेल इन्वेलप पाया जाता है। सेल इन्वेलप में एक टाइटली बाउंड 3 लेयर का स्ट्रक्चर होता है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, उसके बाद सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन। इसलिए इतनी मोटी लेयर होती है ताकि सेल की सुरक्षा कर सकें, क्योंकि जानते हैं बैक्टीरिया जो हैं वे बीमारी पैदा करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में भी जिंदा रहने की क्षमता होती है। तो इन सेल मेम्ब्रेन की वजह से, इस तरीके की लेयरिंग की वजह से करा कि यद्यपि जो प्रत्येक लेयर होती है वो अपना अलग अलग कार्य करती है, ये सभी मिल करके एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं, एक सुरक्षात्मक कवच बनाते हैं। बैक्टीरिया को आप 2 ग्रुप्स में रख सकते हैं क्योंकि उनके सेल इन्वेलप में डिफरेंस होता है, और ये देखते हैं कि किस प्रकार से वे स्टेनिंग प्रोसीजर को रिस्पॉन्ड करते हैं। इस हिसाब से उन्हें 2 अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। पहला होता है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ग्राम निगेटिव। ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को ले लेते हैं, मतलब स्टेनिंग करने पे कलर जो ले लेते हैं, उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया जो स्टेनिंग करने पर कलर को एब्जॉर्ब नहीं करते उन्हें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। Glycocalyx differs in composition and thickness among different bacteria. It could be a loose sheath called the slime layer in some, while in others it may be thick and tough called the capsule. The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. Glycocalyx के कंपोजिशन और थिकनेस में अंतर होता है। अलग अलग बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स अलग अलग तरह का होता है, कहीं मोटा होता है तो कहीं पे
पतला होता है, ठीक है। यह एक लूज बहुत ही ढीले परत के रूप में हो सकती है जिसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं कुछ बैक्टीरिया के अंदर, जबकि बाकी में बहुत ही टफ मोटी होगी और उन्हें हम वहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स में ही ग्लाइकोकैलिक्स से स्लाइम लेयर भी बन जाता है और ग्लाइकोकैलिक्स ही कैप्सूल बनाता है। सेल वॉल जो होती है वह सेल के शेप को डिसाइड करती है और साथ में स्ट्रक्चर सपोर्ट देती है कि मतलब बैक्टीरिया टाइट रहे एकदम, ठीक है, उसका शेप जो है एकदम टफ हो। और साथ ही साथ सेल वॉल जो है वह सेल को फटने से, टूटने से बचाती है, मतलब सेल को डैमेज होने से बचाती है, उसकी सुरक्षा करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड interacts with the outside world. This membrane is similar structurally to that of the eukaryotes. A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. These extensions are the in form of vesicles, tubules and lamella. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली पर मतलब सब लोग उसके अंदर नहीं जा सकते, जिनकी ज़रूरत है, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वह उनको अंदर ले लेगी, बाकी सबको नहीं जाने देगी। इसका मतलब होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। और वह बाहर के वर्ड से इंटरेक्ट करती है, जुड़ी रहती है। मेम्ब्रेन जो है खास करके यूकैरियोट्स के जैसा ही होता है। प्रोकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक जैसी ही होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनकी मेम्ब्रेन में खास तरीके का एक बदलाव होता है, एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, मेसोसोम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल के अंदर फैलते हैं, ठीक है, खुद को बढ़ाते हैं, एक खास स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे मेसोसोम बोलते हैं। और ये वेसिकल, ट्यूब्यूल या लैमेला के रूप में पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं यहाँ पे आगे, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर टू डॉटर सेल। मतलब वेसिकल जो है, ट्यूब्यूल है, जो लैमेला है, ये सेल वॉल बनाने में मदद करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन और डॉटर सेल्स में डीएनए की डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करते हैं। They also help in respiration, secretion process to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores which contain pigments. तो भाई आपने देखा कि जो मीजोजोम्स होते हैं, जो वेसिकल्स, ट्यूब्यूल और लैमेला बनाते हैं, ये सेल वॉल बनाने में मदद करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, ये रिस्पिरेशन में मदद करते हैं, एंजाइम को सेक्रेट करने में मदद करते हैं, सेल की सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाते हैं, एंजाइम सेक्रेट करने में मदद करते हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं, मेम्ब्रेन की परत होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। उनमें कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं कलर देने वाले। Bacterial cells may be motile or non-motile. If motile, they have thin filamentous extension from their cell wall called flagella. Bacteria shows a range in the number and arrangement of flagella. Bacterial flagellum is composed of three parts: filament, hook, and basal body. The filament is the longest portion and extends from the cell surface to the outside. बैक्टीरिया की सेल मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल, मतलब चलायमान हो सकती है और स्थिर हो सकती है। अगर मोटाइल होगी, चलने वाली होगी, तो इनमें क्या पाया जाएगा, सेल वॉल से फिलामेंटस एक्सटेंशन होंगे जिन्हें फ्लैजिला कहेंगे, तंतु की तरह रेशे जैसे होंगी जो कि फ्लैजिला हैं। बैक्टीरिया में आपको बहुत सारा रेंज देखने को मिल सकता है कि किसी में एक होगा, किसी में दो फ्लैजिला होगा, किसी में तीन फ्लैजिला होगा। फ्लैजिला अलग अलग लोकेशन पर लगे हुए होंगे। तो बैक्टीरिया के फ्लैजिला में तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बसल बॉडी। फिलामेंट सबसे लंबा पार्ट है जो कि सेल सरफेस से बाहर की तरफ जाता है। Besides flagella, pili and fimbriae are also surface structure of the bacteria but do not play a role in motility. The pili are elongated tubular structure made of a special protein. The fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks in streams and also to the host tissues. तो फ्लैजिला के अतिरिक्त पिली और फिम्ब्री भी पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। ये सरफेस स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं और मोटिलिटी में कोई रोल नहीं प्ले करते। ये इलांगेटेड छोटे छोटे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, खास प्रोटीन से बने होते हैं। और जो फिम्ब्री होता है वह ब्रिसल लाइक, ब्रश के जैसे बाल होते हैं वैसे ही होता है, जो कि सेल से बाहर निकला होता है। कुछ बैक्टीरिया में इनका मतलब होता है कि पानी के अंदर भरे पानी में ज़मीन से जुड़ के रहने के लिए, पत्थरों में चिपकने के लिए, या जिस भी टिश्यू में जाते हैं वहाँ पे पकड़ के रखने के लिए, मतलब अटैचमेंट के लिए पिली और फिम्ब्री का यूज किया जाता है। जबकि फ्लैजिला का
मूवमेंट के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मन लगा के पढ़िए, मेहनत करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।